जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा की मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सिलेबस कवर कर रहे थे, जिसको कि हम जो ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली किताब है उससे देख रहे थे। और इस चैप्टर वाइज सीरीज में अब तक हमने चैप्टर नंबर 13 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14, वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। देखिए, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 है, जिसको संशोधित करके उत्तर प्रदेश संशोधन 1965 के सुसंगत प्रावधानों के उपरांत जो सुरक्षित वन है में विज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत उपभूमि विषयक पट्टेदार भूधारक यदि राजस्व अभिलेखों में विद्यमान प्रविष्टियों के आधार पर स्वत्व की मांग करता है तो उसे ऐसे स्वत्व का कोई आधार या अधिकार प्राप्त नहीं है। मतलब 1965 में जो संशोधन हुआ है उसके बाद से जो भी आपके सुरक्षित वन है उसमें अगर किसी का भी पट्टेदार भूमि कुछ रहा हो तब वो उसका अधिकार नहीं होगा। इसके बाद अगला है आपका धारा 49 चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत भी ऐसी भूमि पर वन विभाग के अधिकारों पर प्राण न्याय सिद्धांत प्रभावी नहीं होता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों के रिकॉर्ड पर डिजिटल जानकारी को एक कानूनी दस्तावेज जो भूमि और उसके मालिक के बारे में विवरण देता है, परिवेश पोर्टल, इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय तथा राज्य सरकार के विभागों के अन्य वेब भौगोलिक सूचना प्रणाली जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है का जो प्लेटफॉर्मों को यूज करके एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। यह अधिकारों के निपटान और मालिकाना हक जारी करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किया जाएगा। मानचित्र को संबंधित राज्य कानूनों के तहत भूमि अभिलेखों में शामिल किया जाना चाहिए। इसके आगे मंत्रालय ने राज्यों को प्रत्येक भूमि पैच का भौगोलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण करने और बहुभुजों की भू संदर्भित डिजिटल वेक्टर सीमाओं को बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। तो इससे देखिए लाभ क्या क्या होगा, ये देखते हैं महत्वपूर्ण। जो भी वन अधिकार अधिनियम है उसके डेटा के अनुसार भूमि रिकॉर्ड आदिवासियों और जो अधिकारी हैं उनके मध्य का जो संघर्ष है उसको समाप्त कर देगा। कभी कभी वन अधिकार अधिनियम के तहत आवंटित भूमि का टुकड़ा वनीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे दोनों पक्ष के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो अब यह समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। वन अधिकार अधिनियम के तहत डिजिटल जानकारी का भू संदर्भ राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वन और आदिवासी कल्याण विभाग वन अधिकार अधिनियम शीर्षक धाराओं की आजीविका में सुधार के लिए विशिष्ट परियोजनाओं और योजनाओं को शुरू करने में सक्षम होंगे। ये सारे महत्वपूर्ण लाभ थे इससे। इसके बाद हम देखते हैं जो अपना वन अधिकार एक्ट है 2006 वाला, उसके बारे में। यह अधिकार पीढ़ियों से वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो, और जो अन्य पारंपरिक वनवासियों जो अदर ट्राइब्स फॉरेस्ट ड्वेलिंग हैं उनको वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है। देखिए अब आगे जहाँ भी हम पढ़ेंगे अनुसूचित जनजाति जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग हैं उनको बोलेंगे क्या, एफडीएसटी, और अन्य पारंपरिक वनवासियों उनको क्या बोलेंगे, ओटीएफडी। तो किसी भी ऐसे सदस्य या समुदाय द्वारा वन अधिकारों का दावा किया जा सकता है जो दिसंबर 2005 के 13वें दिन, मतलब 13 दिसंबर से, ठीक 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों, 3 जनरेशन या 75 वर्ष से वन भूमि में वास्तविक आजीविका की जरूरतों हेतु निवास करता है। मतलब उसकी जो सारी आजीविका है उसी वन भूमि से चल रही है पिछले 75 सालों से, या उसकी जो पिछली 3 जनरेशन वहीं रह रही है। यह एफडीएसटी और ओटीएफडी की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। तो मतलब इससे उनकी खाद्य व्यवस्था भी सुरक्षित रहे और सुनिश्चित रहे, और साथ साथ जो वन है उनका संरक्षण भी होना चाहिए। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार दोनों, जो कि एफडीएसटी और ओटीएफडी को दिए जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का भी अधिकार है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार है कि जो व्यक्तिगत वन अधिकार हैं या सामुदायिक वन अधिकार हैं ये दोनों देने का भी अधिकार होगा। और इस अधिनियम के तहत 4 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से इन चारों अधिकार को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा स्वामित्व का अधिकार।
तो इसमें क्या होगा, जो भी एफडी एसटी या ओटीएफडी जो ट्राइब्ड हैं उनको अधिकतम 4 हेक्टेयर भू क्षेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब जो भी भूमि अगर उनके पास है जिस पर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 हेक्टेयर तक की जो भूमि क्षेत्र है उस पर उनको अधिकार मिलेगा। और उपयोग करने का अधिकार, जो भी वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार, जो भी वनोत्पाद हैं या जो चराई करा सकते हैं उस क्षेत्र में, इसका उन्हें अधिकार प्राप्त होगा। और राहत और विकास से संबंधित अधिकार भी होंगे, जैसे वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार भी शामिल होगा। और चौथा कौन सा है, वन प्रबंधन अधिकार। इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड है उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्वामित्व। स्वामित्व क्या है, एक ड्रोन तकनीक और कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन CORS का उपयोग करके जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि का मानचित्रण किया जाता है इसके थ्रू। वर्ष 2020 से 2024 तक 4 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से देश भर में जो मानचित्रण है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका जो पोर्टल है परिवेश पोर्टल, जिसका ऊपर नाम आया था। परिवेश क्या है, आपका एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जिसे केंद्र, राज्य और जिला स्तर तीनों लेवल पे अधिकारियों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनिमय क्षेत्र, मतलब जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होता है जिसको CRZ बोलते हैं, की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों की ऑनलाइन प्रस्तुति और निगरानी हेतु विकसित किया गया है। तो ये जो सारे पोर्टल हैं बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका भूमि संवाद। भूमि संवाद डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जो नेशनल वर्कशॉप ऑन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DIL RMP पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला है। यह देश भर में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ILIMS विकसित करने के लिए विभिन्न राज्यों में भूमि अभिलेखों के क्षेत्र में मौजूद समानताओं को स्थापित करने का प्रयास करता है, जिस पर विभिन्न राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं को भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि वे प्रासंगिक या उपयुक्त समझे उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। यह मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री खरीद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन देन के ऑनलाइन पंजीकरण की ओर एक बड़ा बदलाव है। यह राष्ट्रीय एकता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। वन नेशन वन सॉफ्टवेयर को भी यह बढ़ावा देगा, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आजकल देख रहे हैं सारी चीज़ें वन नेशन वन राशन कार्ड या वन नेशन वन आपकी वन सॉफ्टवेयर, ऐसी कई सारी पॉलिसीज चल रही हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या। इसको क्या बोलते हैं, ULPIN को भूमि की आधार संख्या बोलते हैं। जैसे हमारा आधार नंबर है, उसी तरीके से जो भूमि है उसका भी एक यूनिक आईडी होगा। इसको क्या बोलेंगे, भूमि के आधार के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहां सामान्यतः भूमि अभिलेखों काफ़ी पुराने एवं विवादित होते हैं, इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। इसके बाद अगला है हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली, या जिसको बोलते हैं GIS। वेब आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र में वेब तथा अन्य परिसंचालनों का उपयोग करके स्थानिक जानकारी का अनुप्रयोग, सूचनाओं को संसाधित एवं प्रसारित किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं के आंकड़ों को एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं परिणामों को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक प्रसारित करने में मदद करता है तथा नीति निर्माताओं के लिए उपयुक्त आंकड़ों को उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। GIS ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग कर सकता है जिसमें स्थान शामिल है। स्थान को कई अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे अक्षांश और देशांतर, पता या जिप कोड। GIS में लोगों से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, जैसे जनसंख्या, आय या शिक्षा का स्तर इत्यादि जो डेटा है वो भी शामिल हो सकता है। इसमें कारखाने, खेत, स्कूल, तूफान, सड़क, लाइन इत्यादि से संबंधित भी, विद्युत लाइन से संबंधित जानकारी हो सकती है।
तो अब हम इस पे आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। ये कथन सही है। भारत में पहली बार बैंगा जो जनजाति है को पर्यावास का अधिकार दिया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, ये भी सही है। तो ये दोनों कथन जो है हमारे सही हैं। जो हमारा अगला कथन है वह गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है वो इसके लिए नोडल एजेंसी, ये महत्वपूर्ण है। कहीं आप पर्यावरण मंत्रालय को न लगा दें। जो आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय है वो इसके लिए नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। नेक्स्ट है आपका, अनुसूचित जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों और अधिकारियों के बीच संघर्ष को कौन समाप्त करता है? तो जो भूमि रिकॉर्ड होता है उससे समाप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन भूमि पर उनके अधिकारों को किसके द्वारा मान्यता मिली है? तो जो वन अधिकार अधिनियम 2006 है उसके द्वारा। और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की जरूरतें हेतु निवास करने वालों को अधिकार प्राप्त होता है? तो कम से कम 75 वर्ष या पिछली 3 जनरेशन आपकी वहाँ रहनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमने अपना चैप्टर था वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में रूपांतरण, उसको देखा। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर्स का। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।